वेलकम बैक यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु शरण सर। आज मैं बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस करूंगा। बर्नौलीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए और ये आपके फाइनल टर्म में आएगा। 99% ये आता है या इसका एप्लीकेशंस आएगा। तो बर्नौलीज थ्योरम बताने से पहले मुझे एक और चीज़ जानना होगा एंड दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम डिस्कस कर ले पहले। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा, कोई भी एक आप पाइप ले लेंगे और ये थोड़ा ये नैरो पोर्शन इधर होगा और एक साइड वाइडर होगा। तो ऐसा ले लिया हमने, ये हमारा पाइप, इसमें लिक्विड है और जो फ्लो हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे ही बेस्ड है बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम इतना आसान मेथड से बताऊंगा कि आपको याद रहेगा एक ही बार में और बहुत ही आसान। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट को A मान लेंगे, ये पॉइंट B मान लेंगे। यहाँ वेलोसिटी V1 होगा तो यहाँ से जो पानी बाहर आ रहा है वो V2 हो जाएगा। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है तो यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। ये हम यूज़ करेंगे। अब देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में लिखा होगा AV इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ये है क्या चीज़, एरिया इंटू वेलोसिटी। ये एरिया इंटू वेलोसिटी है, ये भी एरिया इंटू वेलोसिटी है। इनिशियल इक्वल टू फाइनल। अब ये आया कैसे, क्या चीज़ है, क्या करूँगा मैं, तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम पर सेकेंड। तो हो सकता है कन्फ्यूजन है, वॉल्यूम पर सेकेंड को एरिया वेलोसिटी कैसे लिखेंगे। तो आपको पहला ट्रिक ये है कि आपको वॉल्यूम पर सेकेंड समझना चाहिए कि वॉल्यूम पर सेकेंड होता क्या है, वॉल्यूम बाय टाइम। एंड वी कैन राइट वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू हाइट या लेंथ बाय टाइम। तो ये तो एरिया ही हो जाएगा। एरिया को मैं स्मॉल लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने A लिखा हुआ है स्मॉल से, A इंटू एल। तो A को तो आप A लिखेंगे। लेंथ बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो मुझे यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से मैं ये समझ जाऊं। तो अब इसी को मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि ये कैसे आया और क्यों आया, क्या क्या मुझे करना पड़ेगा ये चीज़। तो सबसे पहले आप यहाँ का वॉल्यूम पर सेकेंड लिखेंगे। तो यहाँ का वॉल्यूम पर सेकेंड A1 V1 हो जाएगा। आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर A1 and A2 is the area of cross section at A and B, V1 and V2 is the velocity at A and B respectively। ये सब 3-4 लाइन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे at A वॉल्यूम पर सेकेंड, at A वॉल्यूम पर सेकेंड is A1 V1। Now mass of the liquid entering at A पर सेकेंड, मतलब कितना मास पर सेकेंड उसमें एंटर कर रहा है। जब आप मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड यूज करेंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि वॉल्यूम पर सेकेंड, मास को क्या लिखते हैं हम लोग, वॉल्यूम बाय टाइम, सॉरी मास इक्वल टू क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये हो गया मास। लेकिन मास पर सेकेंड तो A1 V1 बाय T ये हो जाएगा। तो वॉल्यूम पर सेकेंड इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने रो लगा दिया। तो मैं यहाँ बोलूँगा मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट A इज A1 V1 रो, या मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड एंटरिंग एट A इक्वल टू A1 V1 रो। सिमिलरली मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड लिविंग एट B, तो मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड, मास को आप लिखते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लेकिन पर सेकेंड है तो आप लिखेंगे A1 V2 रो, रो कैंसिल हो गया तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2, देयरफॉर AV इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से मैं डिराइव करूंगा बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आसान है, लेकिन ये बच्चों से पेपर में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, रीज़न है कॉन्सेप्ट। हम उसको बनाते नहीं, एक्चुअली याद करते हैं। और मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ
कि मैं फिज़िक्स को याद नहीं करता, अप्लाई करता हूँ। अगर आप अप्लाई करना सीखेंगे तो पक्का बनेगा। बर्नौलीज़ थ्योरम क्या होता है? ये एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है और मैं इसको एकदम छोटा बना दूंगा, लेकिन आप इसको लिखेंगे तो ये 2.5-3 पेज का हो जाएगा। ये लिक्विड है। पहले तो आप इसका डेफिनेशन याद करेंगे। मैं डेफिनेशन यहाँ नहीं बोलूँगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। डेफिनेशन याद करेंगे। इसमें नॉन विस्कस और विस्कस 2 लिक्विड होता है, ये नॉन विस्कस होना चाहिए। ये पॉइंट को मैंने A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया। ये अर्थ से जो है हाइट h1 पर है और ये अर्थ से हाइट h2 पे है। यहाँ का वेलोसिटी v1 है, यहाँ का वेलोसिटी v2 है। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है। यहाँ जो प्रेशर है वो P1 है, यहाँ जो प्रेशर है P2 है एंड P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2। अगर P1 ज़्यादा है तभी पानी या लिक्विड आपका ऊपर जाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं। तो अब इसको पहले आप डायग्राम बनाएंगे, आधा पेज तो डायग्राम में चला गया। फिर आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर A1 A2 is the area of cross section at A and B respectively. V1 and V2 is the velocity at A and B and P1 is and P2 is the pressure at A and B where P1 is greater than P2. फिर एक और लाइन लिखेंगे H1 H2 height of the tube from the surface of earth at A and B respectively. तो एक पेज तो यही हो गया। अब इसको आगे क्या करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे? तो देखिए, आपको सारे एनर्जी लिखना है। आप अगर वर्क एनर्जी पढ़े होंगे तो वहाँ होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं यहाँ यूज़ करूँगा। तो एक वर्ड होगा प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी अगर आपको नहीं आता है तो देखिए, सबसे पहले आप सोचिए एनर्जी होता क्या। जब मैं काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करता था तो लिखता था वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, फिर एफ को एम ए लिखा था, ए को डी वी बाई डी टी लिखा था, तो एम वी डी वी हो गया था, इंटीग्रेट किया तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गया था। तो मतलब जितनी भी एनर्जी है सब वर्क से ही बना है, तो वर्क लिख देंगे। अब प्रेशर एनर्जी क्या होगा? प्रेशर एनर्जी इक्वल टू लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्टेंस। मैं ये लिखूंगा। अब प्रॉब्लम क्या है, हम फोर्स को ब्रेक करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के लिए एम ए लिखा था, अगर मैं ग्रेविटेशनल एनर्जी जाऊंगा तो F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर लिखूंगा। अगर मैं स्प्रिंग एनर्जी के लिए जाऊंगा तो के एक्स लिखूंगा, F इक्वल टू, मतलब जिस सिस्टम में आप जाएंगे उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्रेक करना सीखिए। अब मैं कहा हूँ लिक्विड में, तो लिक्विड में प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू एस, ऐसा हो गया। तो हम इसको लिखेंगे पी वी, एरिया इंटू डिस्टेंस जो वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर एनर्जी नॉट पोटेंशियल एनर्जी, रिमेंबर दिस, प्रेशर एनर्जी इक्वल टू पी वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो ये हो गया प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी पर यूनिट टाइम यूज करेंगे, तो प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम करो तो A1 V1 होता है वॉल्यूम पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम A1 V1 को V मानेंगे कि A1 V1 जो है वॉल्यूम पर सेकेंड है, तो प्रेशर एनर्जी PV हो गया। ये हो गया बेसिक चीज़ पीछे से। ये आप बर्नौलीज़ थ्योरम में डिराइव नहीं करेंगे, ये आपको कुछ नहीं लिखना है। बर्नौलीज़ थ्योरम में अभी तक जितना हमने बोला वो लिखना है। अब सिंपल सा चीज़ आते हैं, बर्नौलीज़ थ्योरम को मैं कैसे करूं जो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो सारे एनर्जी के बारे में लिखना है। इसमें कौन कौन सा एनर्जी है? जो मोशन है पानी का, मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ए एंड बी। फिर होगा प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए एंड बी। फिर होगा प्रेशर एनर्जी जो पीवी लिखा था, प्रेशर एनर्जी एट ए एंड बी। फिर मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है चेंज इन प्रेशर एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वी कैन ऑल्सो राइट सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अब सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं। काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या हो जाएगा? हाफ एम वी1 का स्क्वायर।
फिर लिखेंगे आप काइनेटिक एनर्जी एट बी इक्वल टू हाफ एम वी टू का स्क्वायर। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन का स्क्वायर। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको याद हो जाएगा। पहले बर्नौलीज थ्योरम में मैंने एक डायग्राम बनाया, इसके बारे में लिखा, एक पेज तो इसी में हो गया। फिर मैं हर एक लाइन को ऐसे लिखूंगा। फिर लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए mgh1, पोटेंशियल एनर्जी एट बी mgh2। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1। बिल्कुल आसान है। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एनर्जी के बारे में लिख दिया। नाउ प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एनर्जी एट ए इक्वल टू P1V, क्योंकि आपको पता था A1V1 इक्वल टू A2V2 से V, मैंने इसको वॉल्यूम पर सेकेंड को V लिख दिया। तो प्रेशर एनर्जी एट B इक्वल टू P2V, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों में मैंने V लिखा। तो अब इतना लिखने में ना बच्चों को प्रॉब्लम होगा और याद भी हो गया। सब क्या करना है, मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखना है, उसका डिफरेंस लिख देना है, पोटेंशियल एनर्जी उसका डिफरेंस, एक प्रेशर एनर्जी एक्स्ट्रा आ गया, हाँ उसको लिख के डिफरेंस लिख दिया। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन प्रेशर एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी, अच्छा यहाँ पे चेंज इन प्रेशर एनर्जी छूट गया एक लाइन। तो आप चेंज इन प्रेशर एनर्जी अगर आप लिखेंगे तो आप चेंज इन प्रेशर एनर्जी में क्या लिखेंगे, तो पहले आप सोच के बताइए। P2V माइनस P1V अगर आप लिखते हैं तो रॉन्ग है, कि मैं हायर से लोअर में कंसीडर करूँगा। तो हायर मेरा P1 है, तो P1V माइनस P2V, ये हो गया मेरा चेंज इन प्रेशर एनर्जी। अब इसके बाद आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है चेंज इन प्रेशर एनर्जी मतलब P1V माइनस P2V इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आप लिखेंगे हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस हाफ m V1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1, ऐसा लिख देंगे। इतना लिखने के बाद मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। बर्नौलीज थ्योरम जो है बहुत ही ज़्यादा आसान बन गया मेरे लिए, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। और क्लासेस होनी भी ऐसी चाहिए फिज़िक्स में कि आप कुछ भी ना रटें। रटने का मतलब हो कि आप फिज़िक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, आप तो रट रहे हैं, और रटना नहीं है फिज़िक्स में कुछ भी। मुझे सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए, और अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मैं बॉस हूँ फिज़िक्स का, और अगर अप्लाई नहीं करता हूँ तो प्रॉब्लम होगा। अब जितने 1 1 1 इन सबको एक साइड कर देंगे, जितने 2 है 2 सबको एक साइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा P1V प्लस हाफ m V1 का स्क्वायर प्लस mgh1। ये P2V इधर आ गया, इक्वल टू के पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया P2V प्लस mgh2 प्लस हाफ m V2 का स्क्वायर, ऐसा आ गया। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि P1V1 इक्वल टू P2V2 हो बॉयल्स लॉ, तो PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब इनिशियल इक्वल टू फाइनल। अगर आप मोमेंटम पढ़े होंगे तो मोमेंटम में लिखा होगा M1V1 इक्वल टू M2V2 मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, देयरफॉर वी कैन राइट PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हो गया मेरा मोमेंटम का, जो पहले आप पढ़ चुके हैं। वही फॉर्मूला वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर देंगे। तो इनिशियल एंड ये फाइनल, तो आप लिखेंगे PV प्लस हाफ m V स्क्वायर प्लस mgh इक्वल टू कांस्टेंट।
अब बर्नौलीज थ्योरम जब भी निकालते हैं तो पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। फिर यहाँ तक लिखने के बाद इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे मैं वॉल्यूम से, डिवाइडेड बाय v, v इज द वॉल्यूम एंड दिस v इज द वेलोसिटी। तो इसको लिखेंगे p v बाय v कैंसिल हो गया, प्लस हाफ m v स्क्वायर बाय v प्लस m जी एच बाय v इक्वल टू कांस्टेंट। ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है, तो इसको कभी काटना नहीं है। तो ये हो गया मेरा p प्लस हाफ मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी v स्क्वायर मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। ये बर्नौलीज थ्योरम का मेरा पहला इक्वेशन बन गया। एक और इक्वेशन निकालेंगे, इसी को हम डिवाइड कर देंगे m से, मास से। तो ये क्या हो जाएगा p बाय v बाय m प्लस इसको मास से डिवाइड करेंगे तो मास खत्म हो गया, प्लस जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो ये हो गया प्रेशर बाय डेंसिटी प्लस हाफ v स्क्वायर प्लस जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। ये मेरा बर्नौलीज थ्योरम बन गया। तो बर्नौलीज थ्योरम को हम रिकैप करते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने बर्नौलीज का डेफिनेशन याद करेंगे, लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद उसका यूजुअल मीनिंग जो है सब चीज़ वो लिखेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और प्रेशर एनर्जी लिखेंगे। इन सब का डिफरेंस लिखेंगे और चेंज इन प्रेशर एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, 1 इनिशियल वाले को इधर, 2 वाले को फाइनल को इधर, इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। फिर उसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, फिर मास से डिवाइड करेंगे। तो 2 इक्वेशन आया, एक ये और एक ये बर्नौलीज थ्योरम हो गया। ये आपके स्कूल में भी आएगा। अब प्रॉब्लम है कि बर्नौलीज थ्योरम तो समझ में आ गया, लेकिन बर्नौलीज थ्योरम का मेन मोटिव क्या है आपको पता होना चाहिए कि बर्नौलीज थ्योरम से बहुत सारा काम होता है, बहुत ज़्यादा हमारे नॉर्मल लाइफ में। अब क्या क्या होता है ये बता रहे हैं। सबसे पहले बर्नौलीज के बारे में हमने ये बता दिया, ये इक्वेशन हुआ, ये इक्वेशन हुआ, लेकिन बर्नौलीज थ्योरम है क्या ये समझ नहीं है अभी तक। बर्नौलीज थ्योरम में हमने ये देखा कि प्रेशर जो है P1 ग्रेटर था तो वहां का वेलोसिटी कम था, टॉप पे प्रेशर कम था तो वहां का वेलोसिटी ज्यादा था। यही अप्लाई होता है हर जगह कि अगर मेरा वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा, और वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका यूज़ कहाँ है, हम डेली लाइफ में बात करते हैं। हार्ट अटैक, जो हार्ट अटैक होता है वो क्या चीज़ है वो मैं ऐसे समझाता हूँ। सपोज करो ये हार्ट है और इसमें एक आर्टरी, ये ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो हार्ट अटैक होता क्यों है, कैसा होता है। सपोज एक छोटा सा बच्चा है, मतलब एकदम विदाउट कोलेस्ट्रॉल ये सब, उसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो रहा, बच्चा भागना शुरू किया, थोड़ा देर भागा तो उसका ब्रीदिंग तेज हो गया, उसका ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो तेज होगा तो यहाँ का ब्लड जो है वो स्पीड ज़्यादा हो गया, तो ये रीज़न जो है वो लो प्रेशर में आ जाएगा और इधर हाई प्रेशर बन जाएगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होगी, तो ये जो आर्टरी है थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा एकदम साफ सुथरा हार्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ओके। लेकिन अब आप ले लो एक हेल्दी पर्सन, एज वाला, थोड़ा एज हो गया 50 साल 60 साल, और उनकी कोलेस्ट्रॉल जमा हो। अगर सपोज करो इतना कोलेस्ट्रॉल उनके आर्टरी में यहाँ पे पहले से जमा है और उनको मैंने भगा दिया कि भागो थोड़ी देर तक दौड़ो, तो उनका ब्लड फ्लो तेज होगा और कोलैप्स कर जाएगा ये, और उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये चीज़ होता है कि अचानक किसी को शॉक देते हैं हम, शॉक न्यूज़ दे देते हैं, तो कई लोगों का हार्ट अटैक इसीलिए हो जाता है कि उनका ब्लड फ्लो तेज हो जाता है।
जैसे ब्लड फ्लो तेज हो गया तो वहाँ का प्रेशर बहुत तेज हो जाए, लो हो जाएगा, तो उसको कोलैप्स कर देगा और उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। ये वहाँ मेरा जनरल है। अगर हम अपने आप को जानते हैं तो बर्नौलीज थ्योरम से हम अपनी लाइफ को भी सेव कर सकते हैं। अब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो एरोप्लेन के विंग्स में अगर देखेंगे उसका शेप ऐसा होता है, फ्लैट नहीं होता है, ऐसा होता है। जब एरोप्लेन रन करता है तो उसका विंग्स ऐसा होगा तो हवा कटेगा तो ऊपर ज़्यादा नीचे कम, मतलब ऊपर जो एयर का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगा, नीचे कम होगा। तो ऊपर लो प्रेशर हो गया, नीचे हाई प्रेशर हो गया। तो एरोप्लेन को लिफ्ट कराने में बर्नौलीज थ्योरम मदद करता है और उसको ऊपर पुश होता है खुद, बाकी सब इंजन करता है और हवाई जहाज उड़ जाता है। सिमिलरली जब वो लैंडिंग करता है तो आप बोलोगे सर लैंडिंग में क्या होगा, वो तो कभी लैंड ही नहीं कर पाएगा। यस, वो कभी लैंड नहीं कर पाएगा। तो विंग्स जो है उसमें फ्लैप होता है, अगर आप देखे होंगे तो जब लैंड करता है तो फ्लैप यूं खुल जाता है, इसके ऊपर फ्लैप होता है ऐसा, वो यूं हो जाता है, तो हवा को ये रोक देता है। तो जो प्रेशर है वो मेंटेन करने के लिए होता है और लैंड कर जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे एक वर्ड आएगा मैग्नस इफेक्ट। होता क्या है, जब आप वर्ल्ड कप फुटबॉल देखते होंगे तो उसमें देखेंगे कि बॉल को मारा, बॉल ऐसे जा रहा और ऐसे घूम गया, गोलकीपर बेचारा उधर कूद गया और बॉल इधर चला गया। यह है मैग्नस इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? स्पिनिंग बॉल, जब आप बॉल को स्पिन करते हैं तो ऊपर और नीचे कहीं हवा तेज होगा, कहीं स्लो होगा। तो जहां हवा तेज हो गया वहां लो प्रेशर हो जाएगा, तो पाथ चेंज हो जाएगा। जैसे फुटबॉल है, ऐसे मैंने मारा, यूं घूमता हुआ फुटबॉल, ये सबके बस का नहीं मार देना। जो मारे और बॉल को रोटेट स्पिन करा दे बहुत ज्यादा, ऐसे घूम रहा है, तो बॉल का पाथ था ऐसे, इधर जाना था, लेकिन वो घूम रहा है। तो जब घूम रहा है तो यहाँ का हवा तेज हो गया, यहाँ का हवा स्लो है, यहाँ स्पीड बढ़ गई तो ये लो प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया, तो ये बॉल ऐसे धक्का लग गया और वो अपने पाथ को चेंज कर देता है। तो ये बर्नौलीज थ्योरम की वजह से होता है, ना कि कोई प्लेयर अपना दिमाग लगाया, नहीं, वो रोटेट किया तो बर्नौलीज थ्योरम लगता है मैग्नेस इफेक्ट। बहुत साल पहले जब युद्ध होता था, तोप का गोला चलता था, मुगलों में, पहले अंग्रेजों में, और अब जो है वो एक बुलेट की तरह होती है, ऐसा होता है, मतलब रॉकेट लॉन्चर में ये सब लगता है। इनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि तोप का गोला जो है वो सटीक एम नहीं लगा पाता, क्योंकि वो गोल है। जब वो फायर होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा, लेकिन आप ड्यू टू मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ना स्पिन करना शुरू कर देगा, और जब स्पिन करेगा तो जाना यहाँ था, लेकिन वो स्पिन करेगा इधर है या इधर, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो कहीं और स्ट्राइक करता था। लेकिन जब बुलेट ऐसा बनने लगा या मिसाइल ऐसा बनने लगा तो ये भी स्पिन कर रहा है, लेकिन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और टारगेट को हिट करता है। सिमिलरली आपके लिए एक वार्निंग है, बोलते हैं कि ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रहा हो तो उसके पास गुजरना नहीं चाहिए, खड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बचपन में हमें बोला जाता है ट्रेन खींच लेता है। राइट है, ट्रेन खींच लेता है। क्यों खींचता है? सपोज करो ट्रेन जा रही है, मैं वहाँ पे पास में हूँ, अब मेरे हाथ का वेट 10 किलो है या 3 किलो है, मेरी पैर वाली साइड में मैं गिर गया हूँ ट्रेन के पास। अगर ट्रेन बहुत तेज़ी से चल रही है तो हवा जो है ट्रेन के अंदर, पहिए के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा, बाहर नहीं होगा, तो वहाँ लो प्रेशर हो गया, अब इधर हाई प्रेशर। अब मेरे बॉडी जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उससे ज़्यादा प्रेशर अगर अंदर हो गया, उससे लो हो गया, तो मेरा बॉडी खुद ब खुद उठ के चला जाएगा, और मैं रोकने की कोशिश भी करूंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पैर हाथ चला गया, और ट्रेन काट देती है। तो इसीलिए जब ट्रेन बहुत फास्ट मूव कर रहा हो तो उसके नज़दीक खड़ा नहीं होना चाहिए, वो खुद ब खुद आपको खींच लेगी। ये बर्नौलीज थ्योरम का ही एप्लीकेशंस है। अगर आप बोट रेसिंग कर रहे हैं
तो कभी भी किसी बोट का पैरेलल ना चलें, क्योंकि अगर दो बोट पैरेलल चलेगा तो क्या होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। उन दोनों का एक्सीडेंट होना तय है, मानना है कि उनका अब वो कई बच्चे बोल देंगे सर मैंने तो बोट पैरेलल देखा है। ऑब्वियस सी बात देखा होगा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्रेशर उतना क्रिएट नहीं होता होगा। अगर दो हाई स्पीड बोट है और ऐसे चल रहा है तो जो हवा एयर होगा वो ऐसे बहुत ज़्यादा कटेगा और इधर कम कटेगा। तो यहाँ जो है वो लो प्रेशर होगा, इधर हाई प्रेशर होगा, या हाई प्रेशर होगा। तो ये उसको उधर धक्का मारेगा, यहाँ पे बोट टकरा जाएगा। अब सपोज करो बोट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हो 50 पास्कल्स, मतलब उसमें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये अगर 50 से ज़्यादा हो गया तो उसको धक्का मार देगा। तो जैसे एटोमाइज़र है, परफ्यूम है, पर अब लो प्रेशर हाई प्रेशर भी बच्चा भूल गया तो क्या करेगा, परफ्यूम यूज़ करो, परफ्यूम को दबाते हैं, अंदर हाई प्रेशर है, जैसे उसको जगह मिला वो लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। तो ये है बर्नौलीज़ थ्योरम एंड एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। ये आपको पेपर में ज़रूर आएगा। और आप हमारे चैनल जो है यूट्यूब का फिज़िक्स गुरु शरण सर, इसको लाइक ज़रूर कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। मैं आपको और सारे टिप्स दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।